चलिए बताइएगा, वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहा जाता है? नहीं नहीं, देश बोलेंगे तो अमेरिका बोल देंगे आप। वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहा जाता है? सही जा रहा है, विलियम जे मॉर्गन को कहा जाता है। ठीक है, विलियम जे मॉर्गन को वॉलीबॉल खेल का जनक कहा जाता है। आगे आपको बताना है, एपी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन। ठीक है, और पीसी कल्चर, ठीक है, मत्स्य हो जाएगा। आगे बताना है, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए एरिड फॉरेस्ट सेंटर नहीं पूछे आपसे हम, ठीक है, तो लखनऊ नहीं, सुन लीजिए, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, आगे बताना है आपको, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है, बिल्कुल सही है, रंगा स्वामी कप का संबंध जो है हॉकी से है। ठीक है, आगे आपको बताना है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाता है। रीबूट नहीं बोलते हैं कि पहले जैसे चल रहा है उसको अगर फिर से स्टार्ट कर लेते हैं तो वो रीबूटिंग कहलाता है। फोन में भी ऐसा सिस्टम है, देखते होंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, लॉजिक यूनिट। आगे बताना है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। CPU का फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। आगे बताना है आपको, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंप्यूटर के सभी भागों के मध्य जो है संपर्क सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल सही है, कंट्रोल यूनिट। आगे बताना है आपको, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण। ठीक है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, आगे आपको बताना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो द्रोण 85 ऐसे याद रखिएगा, जैसे हम बताते हैं, जाना है आज। ठीक है, द्रोण पुरस्कार कब से हो जाएगा? 1985 से। अब बताइएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो हो जाएगा 1969 हो जाएगा। इसके साथ साथ आप बताइए, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएगा। आगे बताना है आपको, ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? 1965 में हुआ है। ठीक है, आगे बताना है आपको, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1961 में हुआ। ऐसे याद रखिएगा कि अर्जुन 61, ज्ञान 65, दादा 69, ठीक है, द्रोण 85, 4 एक साथ। ये अर्जुन 61, अ से अर्जुन, अ से 61 बोलेंगे। अर्जुन 61, ये ज्ञान 65, दादा 69, द्रोण 85। फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 1991 हो जाएगा। कब हो जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 1991-92। और जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और इसमें राशि कितना मिलता है? 25 लाख राशि दिया जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, मिस यूनिवर्स पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? मिस यूनिवर्स 1952 हो जाएगा। और जी, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत की बात करें 1951 में हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है, चावल की जो है प्रथम बौनी किस्म जो भारत में विकसित हुई थी उस किस्म का नाम बताना है। जया हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी चावल की प्रथम बौनी किस्म है जिसका विकास जो है भारत में हुआ था, उसका नाम क्या हो जाएगा? जया हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है, टेनिस के जो है किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? तो चारों को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। और हाँ, इसको चारों का क्रम पूछा जाता है तो AFBU बोलेंगे। क्या हो जाएगा? AFBU। A से ऑस्ट्रेलियन, F से फ्रेंच, B से विंबलडन, U से US पुरस्कार हो जाएगा, यानी US ओपन। ये चारों हो गया। अब इसमें पूछा जाता है चारों में कि कौन सा खेल जो है किस प्रकार के खेल स्थान पे खेला जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है कैसे, तो ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं कैसा हो जाएगा? हार्ड कोर्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच क्ले हो जाएगा। क्ले मतलब होता है मिट्टी,
ठीक है। विंबलडन खेल की बात करें तो ग्रास यानी घास हो जाएगा, और अमेरिका की बात करें यू तो ये भी हार्ड हो जाएगा। देखिए पहला और अंतिम यानी पहला और चौथा जो होगा ये हार्ड कोर्ट पे है, ध्यान रखना है। पहला और चौथा कौन सा हो जाएगा? हार्ड कोर्ट। बीच वाला यानी कहने का तो फ्रेंच की बात करते हैं तो फ्रेंच हो जाएगा क्ले कोर्ट यानी मिट्टी, ठीक है। आप जानते हैं ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन बहुत होशियार देश है, ठीक है, और उसको अगर समझ लीजिए मिट्टी पे खेलेगा फिर भी चोट लगेगा। हार्ड कोर्ट है तो हार्ड कोर्ट मतलब होता है प्लास्टर सीमेंट जो होता है उस पे, ठीक है, फिर भी चोट लगेगा। और ब्रिटेन विंबलडन की बात करते हैं तो देखिए होशियार है तो क्या घास की बात करते हैं, घास पे गिरे पड़े कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना विंबलडन हो जाएगा घास पे, ठीक है। फ्रेंच हो जाएगा मिट्टी पे यानी कले मतलब होता है मिट्टी, और पहला और अंतिम यानी कहने का मतलब ऑस्ट्रेलियन और यूएस दोनों हो जाएगा हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। आगे आपको बताना है कोर्टेस जो है किस देश की संसद को कहते हैं? जी, स्पेन का संसद का नाम जो है कोर्टेस हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है खजुराहो स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में, सही है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून हो जाएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है देहरादून हो जाएगा। आगे बताना है कौन सा राज्य जो है भारत के सबसे पूर्वी स्थल में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबुथु या फिर वालांगू भी देता है जो अरुणाचल प्रदेश में ही है। इसी के साथ साथ भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बता दीजिए। द्वारमूता जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसी के साथ साथ भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु बता दीजिए। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और मुख्य भूमि से जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ध्यान से सभी सुन लीजिएगा एक बार। उत्तरतम बोलते हैं तो इंदिरा कॉल। देखिए इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूजन होता है, कैसे क्लियर करना है ये भी आप जानते हैं। ऊपर में क्या है? जम्मू कश्मीर है उत्तर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर सर्वाधिक सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ आता है? वही जम्मू कश्मीर में ही आता है ना। कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंडा। ठंडा को हम क्या बोलते हैं? कूल बोलते हैं। कूल यानी कॉल की बात करते हैं तो कूल जैसे बोलते हैं। तो इंदिरा कॉल ध्यान रखिएगा कहाँ हो जाएगा? उत्तरतम बिंदु। जब एक पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक छाट लीजिएगा। दक्षिणतम क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या होता है? इसका दो अन्य नाम है, एक पार्सल पॉइंट, दूसरा पिगमिलियन पॉइंट। ध्यान रखना है क्या है? पार्सल पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट का दो अन्य नाम है। ये इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। और भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। पूर्वी बिंदु बता दिया आपको, वालांगू या फिर किबुथु जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? बुहारमुता जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बताना है कौन सा देश जो है नाथुला दर्रा के पार स्थित है? देश पूछ रहे हैं तो चीन हो जाएगा। नाथुला दर्रा वैसे है किस राज्य में? सिक्किम में है। और उसके उस पार जो है कौन सा देश पड़ता है? चीन पड़ता है, सही है। आगे आपको बताना है सोनागिरी का ऐतिहासिक स्थल जो है, सोनगिरी वही बोलते हैं, ये किस धर्म से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सोनगिरी का जो है ऐतिहासिक स्थल जो है ये जैन धर्म के लिए जाना जाता है। जैन धर्म का जो है दिगंबर के लिए जाना तीर्थ स्थल माना जाता है। और यह सोनगिरी किस राज्य में पड़ता है? सोनगिरी किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश। आगे बताना है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जी, राष्ट्रकूट शासक बनाया था। जो राष्ट्रकूट शासक में कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता है। कृष्ण प्रथम, इसके बाद फिर आ जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, तो ये सभी को ध्यान रखना है। तो एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर जो है किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा। ये राष्ट्रकूट शासक थे, ठीक है। आगे बताना कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर जो है कनिष्क की राजधानी हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? पुरुषपुर या पेशावर जो है कनिष्क की राजधानी होगी। आगे बताना है आपको किस शासक के शासनकाल में जो है बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा में स्थानांतरित कर दी थी? तो अहमद शाह के शासनकाल में। किस शासक के शासनकाल में? तो अहमद शाह के शासनकाल में जो है बहमनियों ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? गुलबर्गा, ठीक है। आगे बताना है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था खालसा पंथ का स्थापना। आपको बताना है पाहुल प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। बताइए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा क्या? केस कंघा का। हाँ, केस कंघा ककार जो होता है ये 5 श्रृंगार जो है सिखों का है, ठीक है। आपको बताना है आगे सिख धर्म में जो है पाहुल प्रणाली
गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही शुरू किया गया था। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे ये बताना है। गुरु नानक हो जाएंगे। ठीक है, गुरु नानक के द्वारा जो है लंगर व्यवस्था को शुरुआत किया गया था। लंगर व्यवस्था को शुरुआत करने का काम गुरु नानक के द्वारा किया गया था। और सिख धर्म के अगले गुरु यानी दूसरे गुरु की बात करते हैं, गुरु अंगद, और जिनका प्रारंभिक नाम बोला जाता है लहना है। क्या है? लहना है। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या हो जाएगा? लहना हो जाएगा। और इनके द्वारा जो है अस्थायी रूप से जो है लंगर व्यवस्था को शुरुआत किया गया था। यानी अस्थायी बनाने का काम किसके द्वारा किया गया है? लंगर के द्वारा, ये सॉरी गुरु अंगद के द्वारा किया गया है। सिखों के तीसरे गुरु बताइएगा। गुरु अमरदास हो जाएंगे, तीसरा गुरु हो जाएंगे। और अमरदास की बेटी थी बीबी भानी, जिसके द्वारा जो है जिसको जो है अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दान में दिया गया था। और जिस भूमि में आज अमृतसर जलाशय बनाने का काम किसके द्वारा किया गया था? चौथे गुरु रामदास। यानी बीबी भानी की शादी किससे हुई थी? रामदास से हुई थी। यानी रामदास के द्वारा जो है अमृतसर में जलाशय बनाने का काम किया गया था। आगे बात करते हैं, यानी सिख धर्म के चौथा गुरु भी समझ गए होंगे, रामदास। सिख धर्म के 5वें गुरु की बात करते हैं तो गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे सिखों के कैवे गुरु? 5वें गुरु। आगे बात करते हैं सिख धर्म के छठे गुरु कौन? पहले हरगोविंद आए। देखिए यहाँ से 5 तक तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, सभी लोग को याद होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आपको भले ही लग रहा है आसान क्वेश्चन है, जब मैचिंग टेस्ट में दे देता है ना कि पहला दूसरा तीसरा चौथा करके, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो वह 1 से लेकर 5 तक देखिए, गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, ये 5 गुरु। और अर्जुन देव का हत्या जो है किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन देव की हत्या जो है जहांगीर के द्वारा करवाया गया था ना। ठीक है, अच्छा आगे बात कर दिए। 5 गुरु में तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होती, 5 का नाम एक क्रम में ध्यान रखना है। पहला फिर से सुनिएगा, गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। ठीक है, 5 हो गया। इसके बाद है देखिए 5वां का छठा की बात करते हैं, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखिएगा क्या बोले, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। हर देखिए तीनों में हर लगा हुआ है, यानी हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। ठीक है, इसका 9वां गुरु तो बहुत पॉपुलर हो गए, हर गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या किनके द्वारा करवा दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। और इसीलिए औरंगजेब को जो है जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। जिंदा पीर के रूप में किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब जो है किस युद्ध के बाद जो है पहली बार औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था? देख रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से। सामूगढ़ का युद्ध के बाद जो है औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक हुआ था, जो आगरा के पास हुआ था। ठीक है, पहली बार सामूगढ़ के युद्ध के बाद आगरा के पास। दूसरी बार जो है औरंगजेब का, आप जानते हैं मुगल काल में एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, वो शासक औरंगजेब ही था। और दूसरी बार राज्याभिषेक किसका हुआ जो है राज्याभिषेक हुआ है, वो देवराय के युद्ध के बाद जो है 1658 में ही हुआ है। ठीक है, सॉरी 1659 में हुआ दूसरी बार राज्याभिषेक, जो कहाँ में हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 2 से देवराय, 2 से दिल्ली, 2 से दूसरी बार। ध्यान रखना है, देवराय, दिल्ली, दूसरी बार राज्याभिषेक कहाँ? दिल्ली में, जो 1659 में हुआ था। अब आपको बताना है शाहजहां के जीवन काल में कुल उत्तराधिकार की कितनी लड़ाई लड़ी गई? शाहजहां के जीवन काल में उत्तराधिकार की कुल कितनी लड़ाई लड़ी गई? टोटल 4 लड़ाई लड़ा गया है। ठीक है, अब चारों का एक क्रम भी ध्यान रखना है। तो कैसे सबसे पहले लड़ा गया था? बहादुरपुर का युद्ध। कौन सा हो जाएगा? बहादुरपुर का युद्ध। दूसरा की बात करते हैं धर्मठ का युद्ध। कौन हो जाएगा? धर्मठ का युद्ध। और तीसरा की बात करते हैं सामूगढ़ का युद्ध। और चौथा हो जाएगा देवराय का युद्ध, जिसमें अंतिम 2 जो है सामूगढ़ और देवराय। सामूगढ़ के बाद पहला और देवराय के युद्ध के बाद जो है दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया गया था। ये ध्यान रखना है। आपको बताना, शाहजहां को जो है 1658 में कहा में? आगरा के जयपुर भवन में जो है कैद करके औरंगजेब के द्वारा रख दिया गया था। कहा में? आगरा के जयपुर भवन में जो है कैद करके रख दिया गया था, जो कि ताजमहल के जस्ट अपोजिट साइड में स्थित है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? उसी भवन में जो है शाहजहां की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1666 में होती है ना। 8 साल 64 में हो जाए, 58 8 66। ठीक है, 66 हुई होगा, 8 साल बाद 1666 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आप ये समझ रहे होंगे। हाँ, उसी में कैद करके इसको शिवाजी को भी रखा था। और इसी मस्त ताजमहल बोले ना कि ताजमहल के जस्ट सामने रखा था, ताकि कि जो है ताजमहल को वो देखते रहे। वो शाहजहां का अपना इच्छा था, इसलिए। चलिए, इसके बाद हम बता रहे थे 1658 59 ये चारों युद्ध याद रहा है शाहजहां के जीवन काल का 4 युद्ध। एक ट्रिक सुन लीजिएगा अच्छा से। बादशाह देवी,
बाद से बहादुरपुर का युद्ध, ध से धर्मट का युद्ध, सा से सामूगढ़ का युद्ध और देवी से देवराय का युद्ध। ठीक है, बाद सा देवी, बस 3 युद्ध जो हुआ 1658 में हुआ है। डेट मंथ आगे पीछे है, पर चौथा युद्ध जो हुआ था 1659 में हुआ है। चलिए आगे की बात करते हैं। हम थे सीखोगे 9वें गुरु बोल रहे थे ना, 9वें गुरु हो गए तेग बहादुर और 10वें गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। तो 10 का 10 गुरु सभी लोग को याद हो गया होगा। एक बार आप लोग बोलिएगा, हम पहला बोलते हैं, आप लोग नाम बोलते जाइएगा। पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास। देखिए अब 1 मिनट रुकिए। अमरदास जब आपको ऑप्शन में दिखेगा तो अमरदास और रामदास में कंफ्यूजन होगा कि पहले अमरदास होगा कि रामदास होगा। ठीक है, आप जानते हैं भगवान जो होते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को 2 बार माफ करते हैं, तीसरी बार माफ नहीं करते। अगर माफ कर देते वो इंसान अमर हो जाता है। नहीं समझ रहे बात को? इसलिए कहने का मतलब तीसरा गुरु हो जाएंगे अमरदास। ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत सारे इतना बार कंफ्यूजन हुआ है हमें, तो जो कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो तीसरा गुरु अमरदास और चौथा की बात करेंगे रामदास। अगर जब कोई व्यक्ति अमर हो जाएंगे, व्यक्ति अमर होते तो वो भगवान का रूप धारण करते हो, भगवान राम। ठीक है, तो चौथा गुरु कौन हो जाएंगे? रामदास। 5वें की बात करते हैं, अर्जुन देव हो जाएंगे। और अर्जुन देव 5वां गुरु इंपोर्टेंट भी है। किस लिए है इंपोर्टेंट? क्योंकि इनकी हत्या किनके द्वारा कर दिया गया था? जहांगीर के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, क्यों कर दिया गया था? तो जहांगीर के बेटा जो है खुसरो को सहायता प्रदान करने के कारण कर दिया गया था। 6ठे गुरु की बात करते हैं तो 6ठा गुरु हरगोविंद। और हरगोविंद इतना इंपोर्टेंट है की बात करें, जो 5वें गुरु यानी कहने का मतलब हत्या कर देने के कारण दरबार में नगारा व्यवस्था यानी नगारा बजाने की परंपरा को शुरुआत करने वाला गुरु कौन थे? 6ठे गुरु हरगोविंद। इसके बाद ईश्वर का सिंहासन, ठीक है, निर्माण करने वाला गुरु कौन थे? ठीक है, कौन? हरगोविंद जो 6ठे गुरु थे। और ईश्वर का सिंहासन का अर्थ होता है, कहने का मतलब जो है, इसे बोलते हैं अकाल तख्त। ठीक है, यानी अकाल तख्त का मतलब दरबार में यदि नगारा कोई बाहरी आक्रमण होता है, मुगलों से बहुत डर लगता था इन लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए मुगलों से बचने के लिए दरबार नगारा यदि बजना शुरुआत होता था तो अकाल तख्त का निर्माण करवाए हुए थे। और अकाल तख्त का निर्माण 6ठे गुरु ही करवाए थे। और उस पे जाके बैठ जाता था, यानी वहां तक कोई पहुंच ना पाए, इसलिए उसे ईश्वर का सिंहासन भी कहा गया। ठीक है, 6ठा गुरु हो गया। 7वां गुरु का नाम बताइएगा। हरकिशन। ठीक है, हरकिशन। 8वां हरकिशन। पहले 7वां हो जाएंगे हर राय। ठीक है, और 8वां हरकिशन। और हरकिशन को जो है अल्प आयु में यानी अल्प उम्र में यानी बहुत कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि कहा जाता है बीमारी यानी चेचक की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। 8 तक क्लियर है। 9वां गुरु बताइएगा। तेग बहादुर। और 10वां गुरु गोविंद सिंह। ठीक, खालसा पंथ के साथ साथ पाहुल प्रणाली। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है सिख धर्म के जो है 5 जो है सिंगार जो होता था। ठीक है, केस, कंघा, ककार और कृपान, ये 5 जो है किसके द्वारा जो है? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया था। और इसके आगे चल के जो है गुरु पद का परंपरा जो है किस पुस्तक को मिला था? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? गुरु अंगद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना है आपको। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गलत हो गया। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना जो है हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा किया गया था। हाँ जी जी, क्या बोले? 1826 में। ठीक है, आपको बताएं एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा? बोलिए सर। हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा। ठीक है, और यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो ही थे। ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो ही थे। आगे आपको बताना है कामागाटा मारू की घटना कब हुई? जी 1914 में जो है कामागाटा मारू की घटना जो है घटित हुई थी। आगे बताना है 1916 का लखनऊ पैक्ट, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया गया था। और बताना पूर्ण रूपेण जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया गया था? 1901 के। पूर्ण रूपेण की बात करते हैं तो 1916 के अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में ही। ठीक है, और पहली बार भाग लेने की बात करते हैं 1901 के अधिवेशन में। और जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इदुलची वाचा के द्वारा। किसके द्वारा? इदुलची वाचा के द्वारा जो है 1901 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और इसमें पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। और पूर्ण रूपेण जो है 1916 के अधिवेशन। महात्मा गांधी वैसे भारत कब आए थे लौट के दक्षिण अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 की बात करते हैं। और 9 जनवरी को यदि भारत आए थे, उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 1916 में पहले अधिवेशन। और 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन इंपोर्टेंट किस लिए होता है? क्योंकि
कांग्रेस का गरम दल और नरम दल। और ये कांग्रेस का गरम दल नरम दल में कब विभाजन हुआ था? 1907 में। और 1907 के किस अधिवेशन में? 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। और जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है? रास बिहारी बोस के द्वारा या घोष के द्वारा जो है किया जा रहा था 1907 का अधिवेशन। ठीक है, इसके बाद जो है 1908 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? ये भी रास बिहारी घोष के द्वारा ही किया जा रहा था। और 1908 का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कांग्रेस का संविधान जो है कब लागू हुआ था? 1908 के अधिवेशन में ही लागू हुआ था। ठीक है, चलिए हम थे 1916 में। 1916 में क्या था कि कांग्रेस के मंच पे जो है गरम दल और नरम दल, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग और इसके साथ साथ जो है एनी बेसेंट और होम रूल लीग, ये चारों जो है एक ही मंच पर आए थे। कब? 1916 में। और आपको बताना है कि राजकुमार शुक्ला के द्वारा चंपारण के तिनकठिया पद्धति के बारे में यानी नीलहे जमींदारों के बारे में जो है बताने का काम महात्मा गांधी को कब किया गया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं, यानी कहा जाता है कि महात्मा गांधी को जो है बिहार की धरती पर लाने का काम किनके द्वारा किया गया था? राजकुमार शुक्ला के द्वारा ही किया गया था। और बताइए किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि चंपारण की धरती पर एक ही मर्द था? एमन अंग्रेज था, एमन के द्वारा। और इनके दाह संस्कार के लिए इनकी मृत्यु के पश्चात जो है 1929 को इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। 1916 का अधिवेशन हो गया। आगे बताना है आपको संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? सोच के बोलिएगा। 149 हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात करते हैं तो 148 हो जाएगा। और इनके कर्तव्यों की बात करेंगे तो 149 हो जाएगा। ध्यान रखना है, इनके कर्तव्य की बात करेंगे। ठीक है, तो 49 में इनका कर्तव्य है और काम करने की जो है वो 50 में, रिपोर्ट 51 में। ठीक है, यानी 48, 49, 50, 51 एकदम क्लियर करना है तीनों को। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। कैग हो गया, इसके साथ साथ जो है कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोला जाता है। आगे बताना भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में महान्यायवादी। आगे बताना महाधिवक्ता किस आर्टिकल में? 165 में। और महाधिवक्ता होता है राज्य में। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य में और केंद्र में क्या हो जाएंगे? महान्यायवादी, जो आर्टिकल 76 के तहत। और कैग की बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में। ये तीनों आर्टिकल में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब भले ही किन्हीं को नहीं हो रहा हो, स्टार्टिंग दौर में हर किसी को ये समस्याएं होती है। ठीक है, 3 आर्टिकल 148 कैग हो जाएगा यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद बात किए महान्यायवादी आर्टिकल 76 और इसके महाधिवक्ता आर्टिकल 165। ध्यान रखना है। आगे आपको बताना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। इनका कथन है, ये केटी शाह का है। ठीक है, और जो है यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। ये किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। आगे बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? सोच के बोलिएगा, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। निर्वाचन 54 हो जाएगा। और निर्वाचन प्रक्रिया की बात करेंगे तो अब जाके 55 हो जाएगा। ध्यान रखना है, देखिए कंफ्यूजन हो गया ना। ठीक है, निर्वाचक मंडल 55 हो जाएगा। ठीक है, हम राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया की बात करते हैं 55। और आपको यह भी बताना राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? इसमें लेता है निर्वाचित राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सभी के निर्वाचित सदस्य ही सिर्फ और सिर्फ भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल ये जो है कुल कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक? 50। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है कुल 50 प्रस्तावक और कुल 50 अनुमोदक की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कितने प्रस्तावक अनुमोदक? तो 25 गलत हो गया। मैं जानता था कि उम्मीद था कि 25 ही बोलेंगे। 20 होता है, 20 होता है। अब कैसे याद रखना है इस बात को ये भी समझ लीजिएगा। आप जानते हैं क्रिकेट मैच के बारे में सभी लोग जानते हैं, या तो 50-50 यानी 50 ओवर का होगा, नहीं तो 20 ओवर 20 होगा। तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति 50-50 और उपराष्ट्रपति 20। मन में आता है कि नहीं उपराष्ट्रपति है तो आधा कर देते हैं, 25 बोलने में सुविधा होती है। और ऑप्शन में भी आपको आसान शब्दों में दिखाई देंगे ये। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है?
मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, आर्टिकल 51 के क में हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस भाग में चर्चा है इसका, तो भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बताना, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। आगे आपको बताना है पंचवर्षीय योजना का जो है मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता था स्टार्टिंग में, योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन जो है किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का स्थापना हुआ था। और आपको बताना योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। और आपको बताना योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, नहीं बताइएगा, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष की बात करते हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया हो जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे बताना है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध जो है किस आंदोलन से था, नहीं गलत हो जाएगा। वो 1857 की क्रांति की बात यदि करें तो उससे संबंधित आयोग का गठन था, वो पील आयोग था, ठीक है। और अभी आपसे हम पूछे हैं मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध जो है किस आंदोलन से था, तो बारदोली सत्याग्रह से था। किससे था, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित था। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किनके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है किस संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया, 36वां। आपको इसमें देखिए कई सारा क्वेश्चन याद ध्यान में रखना है। सिक्किम भारत का क्यावां राज्य बना था, 22वां राज्य बना था, ठीक है। क्यावें संविधान संशोधन के तहत, 36वें संविधान संशोधन के तहत। कब, तो 1975 में। अब आगे आपको ये बताना है सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 35वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, ठीक है। 75 ही देता है, कहीं कहीं 74 भी देता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 35वां 74 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर। आपको ध्यान रखना है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे। और आप प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति यानी कि जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति कुल कितने सदस्य था, 7 सदस्यीय था प्रारूप समिति, ठीक है। आगे आपको बताना है राज्यसभा तथा लोकसभा के जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा और लोकसभा के जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसे बुलाता कौन है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, 108 के तहत बुलाया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करेगा, 118 के 4 के तहत करेगा, ठीक है। छोड़ देते हैं, आगे खड़ा कोई